लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद चैप्टर नंबर 6, जो मैं आपके हैंड रिटन नोट्स अभी मैंने आपको दिए, इसी से हम पढ़ेंगे। और ये करने के बाद जैसे मैंने बताया, रीडिंग्स की जरूरत नहीं है, आराम से इंजॉय करके निकलते हैं। मैक्रो पढ़ना एक आर्ट रहेगा मेरा बच्चा, आप आराम से इसको पढ़िए। पक्का प्रॉमिस कर रहा हूं, अगर कंसेप्ट अच्छे से रहे आपके, 3 घंटा मैक्सिमम लगेगा आपको पूरा सिलेबस रिवाइज करने में। नॉट यूनिट, नॉट अ चैप्टर, होल सिलेबस। तो बस आइए एंजॉय करते हैं अब आपके इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो जो पहला अभी आप टॉपिक करेंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड चैप्टर नंबर 6, लेबर मार्केट। शुरू के कुछ टॉपिक्स थ्योरी हैं, तो मैं वो आपके साथ रीड कर देता हूं और कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा मेरा बच्चा, वी विल बी यूजिंग बोर्ड। आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, सभी लोग से विनती है, आपको जो मैंने नोट शेयर किए हैं एक दफा देख लें प्लीज। वेज डिटर्मिनेशन, दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक। तो हमें बोला गया वेजेस आर सेट इन मेनी वेज, समटाइम्स दे आर सेट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज बार्गेनिंग बिटवीन फर्म्स एंड यूनियंस। तो मेरा बच्चा, जब हम वेज डिटर्मिनेशन की यहां पर बात कर रहे हैं, आपकी रीडिंग कहती है पहला तरीका है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो बच्चा कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब, कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब मेरा बच्चा फर्म भी थोड़ा अपना इनपुट लगा रही है और आपका जो एम्प्लॉय है या लेबर है वो भी अपनी बात रखेगा। सो ऑब्वियसली फर्म चाहेगी कम से कम पैसा देना पड़े, एम्प्लॉय चाहेगा हम ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्सट्रैक्ट कर पाए। दिस इज नथिंग बट कलेक्टिव बार्गेनिंग। आइए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। In the US, however, collective bargaining plays a limited role. Less than 15% of the US workers have their wages set by collective bargaining. अब कई बच्चे कहते हैं सर आप मुझे ये बता रहे हो कि यूएस में 15% से भी कम है कलेक्टिव बार्गेनिंग। मैंने कहा हाँ मैं तो यही बता रहा हूँ। बच्चा कहता है यार हेयर वी आर इन इंडिया, वी शुड बी टॉकिंग अबाउट इंडिया, व्हाई यू आर ब्रिंगिंग इन यूएस से हियर? बिकॉज मेरा बेटा जो आपकी रीडिंग्स हैं दे आर बेस्ड ऑन यूएस डेटा, या यूएस के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके बेसिस पर है। इसलिए आपका जो फोर फ्रंट है यहाँ पर, या जो भी डेटा बेस है, दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन यूएसए। फॉर द रेस्ट वेजेस आर आइदर सेट बाय एम्प्लॉयर्स और बाय बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो आइए समझते हैं इस बात को मेरा बच्चा। आप बताइए पहले, यहां तक सारा क्लियर है मेरे बच्चे? यहां तक कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लें। यहां तक कोई भी डाउट है राजे तो पूछ लें प्लीज। यहां तक क्लियर? चलिए। सो कहते हैं फॉर द रेस्ट वेजेस आर ईदर सेट बाय एम्प्लॉयर्स और बाय बार्गेनिंग बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉयज। तो अब यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, कलेक्टिव बार्गेनिंग और सिंपल बार्गेनिंग में क्या फर्क है। ठीक है, इसको ध्यान देना मेरा बच्चा। फॉर द रेस्ट वेजेस आर ईदर सेट बाय एम्प्लॉयर्स और बाय बार्गेनिंग बिटवीन एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय। माइंडेड, एम्प्लॉयर एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय। तो दोनों में फर्क क्या है मैं आपको समझा देता हूं मेरा बच्चा। देखिए, यहां पर आपको स्टार्ट करने के लिए हमने एम्प्लॉय टर्म यूज करा। एक्चुअली में आप इसको एम्प्लॉयज बोले। एम्प्लॉयज अगर इकट्ठे जाएंगे तो एक साथ नहीं जाएंगे, दे विल गो इन द फॉर्म ऑफ अ यूनियन। तो एक बेसिकली ग्रुप बना लिया आपस में, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। तो ये लेस देन 15% है यूएसए में, जैसे अभी हमने देखा। और बार्गेनिंग ही ज्यादातर या तो खुद एम्प्लॉय डिसाइड कर रहा होता है, या इंडिविजुअल एम्प्लॉय और आपस में एम्प्लॉयर मिलकर तय करते हैं कि कितना पैसा उनको हम देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा। द हायर द स्किल्स नीडेड टू डू द जॉब, द मोर लाइकली देयर इज टू बी अ बार्गेनिंग, एंड दिस बार्गेनिंग डिपेंड्स अपॉन स्किल्स नीडेड, सोसाइटी एक्सेट्रा। मैं दोनों ही मतलब आपको समझाता हूं यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए बेटा, ये तो आप मानोगे ना कि अगर आप मैकडोनल्ड्स में आपको जॉब करनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो आपको कम स्किल्स की जरूरत है। लेकिन अगर आप सपोज प्लेन चलाना चाह रहे हैं तो आपके स्किल्स ज्यादा आपको चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये समझाया जा रहा है, इफ यू want to have, if you possess more skills, या the job which you are trying to do requires more skills, तो मेरे ख्याल से एज एन एम्प्लॉय आपके बार्गेनिंग पावर ज्यादा है। और अगर आप ऐसी जॉब के लिए जा रहे हैं जिसमें कंपैरेटिवली कम स्किल्स की जरूरत है, तो आई गेस एज एन एम्प्लॉय आपकी जो बार्गेनिंग पावर है दैट विल नॉट बी मच। बोलिए, ये वाला पॉइंट समझ आता है बेटा, स्किल्स वाला? अगर ये क्लियर है तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ बच्चे। ऑल गुड, चले आगे बढ़ते हैं मेरा बेटा।
इसके बाद इसने बोला दिस बार्गेनिंग ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन स्किल्स नीडेड सोसाइटीज एक्सेट्रा। ये जो सोसाइटी वाला पॉइंट है ये हमको एग्जाम्पल से सीख लेना चाहिए मेरा बच्चा। आप कहते हो सोसाइटी का वेज से क्या लेना देना। देखिए मेरा बच्चा, आप ऐसे इसको समझते हैं, कई सोसाइटीज में इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा होती है। इनइक्वालिटीज जब ज्यादा होती है ना मेरा बच्चा, तो फिर आप ये समझ लीजिए जो बार्गेनिंग पावर है वर्कर्स की या एम्प्लॉयज की, वो कम होने वाली है। बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत नीचे लेवल पर है सोसाइटी के। सो उनको बहुत राइट्स वैसे भी अवेलेबल नहीं होते, फाइनेंशियली भी वो वीक होते हैं। सो इट्स लाइक कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो थोड़े से में भी वो काम कर लेते हैं। तो सोसाइटी की नेचर भी काफी हद तक ये डिसाइड करेगी कि वेजेस कैसे डिसाइड किए जाएंगे। और अगर कोई मोर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी है, लाइक वेस्टर्न है, आप वेस्टर्न उसमें देशों में जाओ तो आप पाओगे कि आपके कुछ फ्रेंड्स या आपके कुछ कजन्स वगैरह बाहर रह भी रहे होंगे, कनाडा रह रहे होंगे, यूएस रह रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया रह रहे होंगे, यूके रह रहे होंगे। तो वहां पर आपको पता है कि वो वेज फिक्स्ड है। तो पर डॉलर पर आवर आपको इतने मिल रहे हैं। वो बात अलग है कि आप जब कैश में करते हो तो आगे पीछे कर लेते हो, बट स्टिल इन एज कंपेयर टू इंडिया एक फिक्स है कि इतना रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, कम से कम इतना तो उनको देना ही देना है। बट अगर आप ऐसे साउथ एशियन कंट्रीज में आ जाओ, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो सोसाइटी इन दैट सेंस भी आप समझ सकते हो कैसे वेजेस डिसाइड करती है। तो अगर आपकी सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रही है लाइक सम वेस्टर्न कंट्रीज, तो लाइकली चांस है कि वेजेस थोड़े हाई रहेंगे, या एम्प्लॉय के पास फिर भी एक रहेगी पावर कि भाई इतना तो मुझे दो, कम से कम तो इतने बनते हैं। बट अगर आप अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें, तो एज अ कंट्री, एज एन एम्प्लॉय आपके पास उतने पावर्स नहीं है। आइए एक बारी फटाफट से रन थ्रू कर देता हूं आपका वेज डिटर्मिनेशन का अभी तक का टॉपिक। कोई भी डाउट है मेरा बच्चा पूछ लें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ मेरे हैंड रिटन नोट्स करिए एंड वी आर गुड टू गो। बेटा फिजिकल कॉपी है निश्चय आपके पास, आप ले लो मेरा बच्चा एक, दिस वन। आइए फटाफट से शुरू कर लेते हैं। वेजेस आर, मैं एक बारी स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, जो बच्चा लेट भी ज्वाइन कर रहा है ना उसको समझ आ जाए मेरा बच्चा। पढ़िए वेज डिटर्मिनेशन। तो पहला हमारा पॉइंट है, वेजेस आर सेट इन मेनी वेज, समटाइम्स दे आर सेट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, दैट इज बार्गेनिंग बिटवीन फर्म्स एंड यूनियंस। तो ऑब्वियसली फर्म और एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव आपस में डिसाइड करेंगे। In the US, however, collective bargaining plays a limited role. Less than 15% of US workers have their wages set by collective bargaining. So, कहता है for the rest, wages are either set by employers or by bargaining between employer and individual employees. The higher the skills needed to do the job, more likely there is to be a bargaining. This bargaining depends upon skills needed, society, etc. There are two sets of facts that stand out. अब वो जो facts हैं बेटा, चाहे आप collective bargaining कर रहे हो, चाहे खाली एम्प्लॉयर वेजेस सेट कर रहा हो, चाहे एम्प्लॉयर और इंडिविजुअल एम्प्लॉय दैट इज नॉर्मल बार्गेनिंग हो रही हो, दो चीजें हमेशा स्टैंड आउट करेंगी। वो क्या है बच्चे? लेट्स हियर देम आउट। Workers are typically paid a wage that exceeds their reservation wage. In other words, most workers are paid a high enough wage that they prefer being employed to being unemployed. तो मेरा बच्चा, अगर सपोज हम एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, आपका वेज रेट आपके काम के हिसाब से 100 रुपीज बनता है पर आवर, लेकिन यूजुअली चाहे किसी भी तरीके से आपके वेज सेटल हुए हो, एम्प्लॉयर आपको इससे थोड़ा ज्यादा ही वेज देगा, सपोज 120। और इसका बड़ा ही इजी सा रीजन है मेरा बच्चा। देखिए बेटा, एम्प्लॉय टर्नओवर हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय का आपके यहाँ आना, थोड़े दिन काम करना और चले जाना। वी वॉन्ट टू अवॉइड दैट। वाई? क्योंकि अगर बार बार नए लोग आते रहेंगे तो मैं उनको ट्रेनिंग ही देता रहूंगा, और फिर मैं जैसे वो ट्रेन होंगे थोड़ा काम सीखेंगे और फिर वो छोड़ देंगे। सो इसलिए हम ये करते हैं कि इसको लालच ही ना हो कहीं और जाने का, हम इसको पहले ही जो इसका वेज बनता है उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दें। इज दैट क्लियर बेटा? पहला पॉइंट है आपका, ईदर ऑफ द वेजेस हैव बीन डिटरमिन्ड, बट आपके रिजर्वेशन वेज से ज्यादा ही पे होगा आपको, बिकॉज एज एन एम्प्लॉयर, एज अ फर्म, वी डोंट वांट यू टू लीव अस। क्लियर मेरा बच्चा? और इसमें कोई हम आपका भला नहीं कर रहे। एज अ फर्म हमें बड़ी दिक्कत होगी, हम नए लोगों को फिर ट्रेन करेंगे, हमें अपना काम करेंगे कि ये ट्रेनिंग ही करते रहेंगे लोगों की। क्लियर? Second point, wages typically depend on labor market condition. The lower the unemployment rate, the higher the wages. Absolutely right. इसमें मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको इसको समझने में सुविधा रहेगी मेरा बच्चा। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जो गोरे हैं
वो बड़े मेहनती हैं जी, उनका लाइफस्टाइल इतना जबरदस्त है जी, बस मजा ही आ जाता है। एंड दैट्स व्हाई दे आर सो फिट एंड ऑल। मैंने कहा भाई कहना क्या चाहते हो? कहते आपको पता है गोरे ना सारा काम खुद कर लेते हैं, कारपेंटरी भी खुद कर लेते हैं, प्लम्बिंग भी खुद कर लेते हैं, गार्डनिंग भी खुद कर लेते हैं, सब कुछ खुद कर लेते हैं। तो देखा वो कितने मल्टी टैलेंटेड है, देखा वो कोई काम करते हुए शर्म नहीं करते, देखा आपने कि कितने फिट भी रहते हैं उस वजह से। जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा सुना है गोरों की तारीफ कि हाँ भाई दे आर वेरी फिट, दे आर, आई मीन सब कुछ खुद ही कर लेते हैं एंड ऑल? सो काफियों ने सुना, जैसे हम देख पा रहे हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं तो देखो हम कौन होते हैं किसी पे उंगली उठाने वाले? एक उंगली उठाएंगे, तीन उंगली अपने ऊपर है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो है। अब अगर वो हायर करेंगे इन चीजों के लिए, इन सर्विसेज के लिए लोगों को, तो सर बहुत महंगा पड़ने वाला है उनको। आप कारपेंटर को अगर बुलाओगे, प्लम्बर को बुलाओगे, गार्डनर को बुलाओगे, दे विल चार्ज अ बॉम्ब। तो ये रादर देन क्या बोले, मजे की तरह से वो कर रहे हैं, नो, ये उनकी नेसेसिटी है। इंडिया में क्यों लोग ये काम बाहर से करा रहे हैं? बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, इसलिए वेजेस कम है, तो सस्ते में हो जाता है। बंदा कहता है इतने में तो मैं करवा ही लेता हूं ना यार, फिर मैं क्यों करूंगा इतने में। लेकिन आज अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी सफाई वाली जो आती हैं, जो दीदी या आंटी आपके घर पर आती हैं काम करने के लिए, वो लेती हैं टिपिकली 4 से 5 हजार रुपए, और पूरी सफाई और सब कुछ बर्तन वगैरह सब कर जाती है। आज वही अगर 20 हजार लेने लगे, आई एम श्योर या तो आप उनको हटा दोगे या उन्हें कहोगे दीदी 3 टाइम की बजाय या 2 टाइम जब आती हो, 2 टाइम मत आओ, 1 टाइम ही आया करो, बाकी 1 टाइम हम कर लेंगे। तो उसके बाद आपकी मम्मी भी फिट हो जाएंगी, आपके पापा भी फिट हो जाएंगे, आप भी फिट हो जाएंगे, और आप भी कहेंगे देखो वी आर ऑल्सो सो गुड, और देखो हम कितने अच्छे हैं, हम भी कितना बढ़िया काम कर लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस। अनएम्प्लॉयमेंट कम है, वेज ज्यादा मिलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वेजेस कम। आई होप क्लियर मेरा बच्चा यहाँ तक सबको? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरा बच्चा? चलिए नेक्स्ट बेटा। कहते हैं नाउ वी सी हाउ वर्कर्स ऑब्टेन वेजेस अबव देयर रिजर्वेशन वेज एंड व्हाई फर्म्स वुड वांट टू पे मोर देन देयर रिजर्वेशन वेज। तो सवाल उठता है, मैंने तो आपको हल्का सा रीजन पहले ही दे दिया व्हाई दे वांट टू पे मोर, मगर इफ यू वांट कि वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, आइए वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। पहला है बार्गेनिंग, वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू। हाउ मच बार्गेनिंग पावर अ वर्कर हैज डिपेंड्स ऑन 2 factors. The first is how costly it would be for the firm to replace him were he to leave the firm. For example, replacing a worker at McDonald's is not that very costly. It's not that costly. In this situation, the worker is unlikely to have much bargaining power. In contrast, a highly skilled worker, one knows in detail how the firm operates, may be very difficult and costly to replace. So, how much more देन योर रिजर्वेशन वेज यू आर गोना गेट? इम्प्लाइड है कि आपको रिजर्वेशन वेज से तो ज्यादा देने वाले हैं। हाउ मच दे विल पे यू, हाउ मच मोर दे विल पे यू, उसका पहला चीज डिपेंड करेगा एज अ वर्कर आपकी बार्गेनिंग पावर। सो इफ यू पोजेस दो स्किल्स विच आर नॉट वेरी कॉमन, आपको रिजर्वेशन बेस से बहुत ज्यादा ऊपर मिलने वाले हैं पैसे। लेकिन अगर आपके स्किल्स ज्यादा नहीं है या इजीली रिप्लेसेबल है, तो आपको आपके रिजर्वेशन बेस से तो ऊपर देगा वो वेज, लेकिन नॉट मच। Second, how much bargaining power a worker has also depends on labor market condition. When the unemployment rate is low, it is more difficult for firms to find acceptable replacement workers. At the same time, it is easier for workers to find other jobs. Thus, under these conditions, workers are in a stronger bargaining position and may be able to obtain higher wages. Conversely, when the unemployment rate is high, workers may have no choice but to accept a lower wage. और फिर दूसरी बात वही आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की कंडीशन या मार्केट लेबर मार्केट की कंडीशन। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है तो आपको आपके रिजर्वेशन से काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसे या ज्यादा वेजेस नहीं मिल पाएंगे। बोलिए मेरा बच्चा, क्या सेकंड पेज आपको क्लियर है? अभी थ्योरी एस्पेक्ट्स है तो हम बस पढ़ के ही निकाल रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आएगा हम बिल्कुल सिखाते हैं मेरे बच्चे आपको। पर एंजॉय करके चलिए, क्योंकि मैक्रो में आपको 5-6 छुट्टियां मिली भी हुई हैं। 3 बारी कोर्स रिवाइज कर लेंगे आप उसमें मैक्रो का, ट्रस्ट में 3 बारी कोर्स रिवाइज कर लेंगे आप, आई प्रॉमिस यू। बस आप एंजॉय करिए मैक्रो। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहते हैं एफिशिएंसी वेजेस फर्म्स व्यू। अब सवाल उठता है यार फर्म्स क्यों ज्यादा पैसा देना चाहेंगे? आइए पढ़ते हैं। Regardless of workers' bargaining power, firms may want to pay more than the reservation wage, as a higher wage can help them to be more productive.
मैं इस पॉइंट को एक एग्जांपल से सिखाता हूं। आप आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। आप बताइए, अमेरिका की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, शायद आपने कभी नाम भी सुना हो, फोर्ड। इंडिया में भी वो गाड़ियां बेच रहे थे, अभी रिसेंटली वो क्विट कर गए इंडिया से, एक दो साल पहले। शायद आपने गाड़ी देखी हो फोर्ड की, इको स्पोर्ट, एंडेवियर, वो सब गाड़ी जो आती थी, ठीक है। आपको पता है फोर्ड ने क्या किया था 60s एंड 70s में बच्चे? आप अगर $1 वेज रेट है, तो दे यूज टू पे 5 टाइम्स मोर देन दैट। कहते हैं हम $5 पे करेंगे वर्कर को। सब हैरान कि यार मार्केट रेट $1 है, आपका दिमाग खराब हो गया, $5 पे करोगे? कहते जी हमारी मर्जी, हम $5 पे करेंगे। सब बड़े हैरान। अब उनकी इसके पीछे की मंशा क्या थी? और ये बहुत हिट मॉडल था उसका, आज भी बहुत सारे एमबीए स्कूल्स में ये पढ़ाया जाता है, उनका बिजनेस मॉडल। उस टाइम बहुत सक्सेसफुल हुआ वो, बाद में वो अलग बात है कि कंपनी ने चेंज करी अपनी पॉलिसीज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, लेकिन उस टाइम वो बहुत हिट हुआ। और उसके प्लसेस क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला प्लस, आप बताइए, डोंट यू थिंक इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी इंडस्ट्री के बेस्ट वर्कर्स अपने आप ही इनके पास आएंगे, बिकॉज दे आर पेइंग 5 टाइम्स मोर। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, इनकी कंट्रोलिंग कॉस्ट कुछ नहीं है कि बार बार देखें ये काम ठीक से कर रहे हैं कि कर रहे, डिसिप्लिन में है कि नहीं है, हमारा आउटपुट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा। या वो अपने आप ही करेंगे, बिकॉज दे वुड नॉट वांट टू लूज सच अ जॉब। तो वो तो खुद ही लगेंगे, नहीं भाई, कोई हमें क्या बोलते हैं, ऐसा कोई मौका ही नहीं देना शिकायत का अपने मालिक को, वो इतना बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तीसरा बेनिफिट, बेटा आप बात को समझना, इट्स ऑलवेज अबाउट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। मेरे को बताओ, मैंने अभी स्टार्ट करते आपको क्या बोला? आप बस एंजॉय करना, 3 घंटे में सिलेबस बाहर कर दोगे आप पूरा। आपको कोई नहीं बोलेगा ये, सब बोलेंगे इतना पढ़ना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई स्किलफुल है, तो वो जल्दी से आपको काम फटाफट से समझा देगा और फटाफट से करा के बाहर कर देगा। तो जो स्किलफुल लेबर आपके पास आएगा, वो इतना स्किलफुल है कि वो आपके चार चांद लगा देगा प्रोडक्टिविटी में। आपको आउटपुट भी बेहतर देगा, क्वालिटी भी अच्छी देगा, क्वांटिटी भी अच्छी देगा, कॉस्ट मिनिमाइज कर देगा। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। व्हाई एन एम्प्लॉयर वांट्स टू पे मोर देन रिजर्वेशन वेज। 5 टाइम्स तो देखो बहुत ज्यादा हो गया जो फोर्ड ने किया, बट स्टिल आप 5 टाइम्स ना भी दें, स्टिल यू शुड बी पेइंग मोर देन देयर रिजर्वेशन वेज। आगे कहते हैं, सेकेंडली इन दिस केस वर्कर्स विल वांट टू वर्क रादर देन बीइंग इनडिफरेंट टू स्टे और लीव। ऑब्वियसली हमने पहले ये बात करी कि आपका जो वर्कर है, ही विल ऑब्वियसली बी इंटरेस्टेड काम करने में, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा। Thus, paying a higher wage decreases turnover and increases productivity. Economists call the theory that link the productivity or the efficiency of worker to the wage rate as efficiency wage theories. अब आते हैं जी प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर। तो थ्योरी का काम अब खत्म हो गया, अब आपके लिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये पूरा बोर्ड जो आपको दिख रहा है, आफ्टर 15 मिनट्स ये पूरा भरा होगा और चैप्टर 6 आपके दिमाग में भरा होगा, आपकी जेब में डाल देंगे। चैप्टर नंबर 6 खलास, फिर चैप्टर 7 शुरू करेंगे उसके बाद। चलिए ध्यान लगाइए मेरा बेटा। और एक बार अगर मेरी बातें समझ आ जाती हैं, तो फिर आपको वीडियो भी दोबारा देखने की क्या जरूरत है? नोट्स पढ़िए और बाहर कर दीजिए, ठीक है ना। कई बार वीडियो तब देखनी जरूरी है जब आपको कंसेप्ट कहीं फंस गया हो। अगर आपको लग रहा है कंसेप्ट सारा क्लियर है, मैं वीडियो तो शेयर करूंगा ही, बट टाइम क्यों वेस्ट करोगे उसमें आप? वंस यू गेट द कंसेप्ट राइट, रीड करो, बाहर करो इसको। समझ गए बात? चलिए, तो हमारा टॉपिक शुरू होता है जी। टॉपिक है वेजेस, प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अच्छे से करना है क्योंकि चैप्टर 7 इस पर बेस्ड रहेगा मेरा बच्चा। तो हमें यहां पर एक एक्सप्रेशन दिया गया है, W इज इक्वल टू पीई फंक्शन ऑफ यू जी। आइए इस पर अच्छे से तफसील से बात कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजे, W और एक्सपेक्टेड प्राइस की, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्यों है मैं आपको बताता हूं मेरा बच्चा। उससे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल सिखा देते हैं। आप बताइए मेरे बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप 10,000 रुपए कमाते हो और 4 रोटी खा सकते हो, 10,000 रुपए दूंगा, 4 रोटी खा सकते हो, और मैं आपको 12,000 दूंगा लेकिन 3 रोटी खा सकते हो, तो मुझे बता दो आपके लिए पहली सिचुएशन ज्यादा अच्छी है, जिसमें आपको मात्र 10,000 रुपए मिल रहे हैं लेकिन आप 4 रोटी खा पा रहे हैं?
दूसरी सिचुएशन जहां पर आपको ज्यादा 12,000 मिल रहे हैं बट आप रोटी 3 खा पाएंगे, आपके लिए कौन सी सिचुएशन ज्यादा मुफीद है, ज्यादा प्रेफरेबल है, ज्यादा अट्रैक्टिव है? पहली वाली। ओके। हाँ जी, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज बहुत सारे ऑनलाइन है बच्चे। 10,000 दूंगा 4 रोटी खा पाओगे, 12,000 दूंगा 3 रोटी खा पाओगे। विच सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू लुक्स अट्रैक्टिव टू यू? आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। 10K। ओके। जितने भी लोग 10K कह रहे हैं, आई एम अफ्रेड रॉन्ग। बताइए क्यों? डोंट यू थिंक 10K से ज्यादा अच्छा 12K है? आई एम टेकिंग यू इनटू अ ट्रैप। यार मैं 10,000 मैं 12,000 दूंगा, वो ज्यादा अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए? कम ऑन, आई एम ट्राइंग टू मोल्ड योर माइंड। दोबारा केस एक्सप्लेन कर देता हूं। 10,000 दूंगा, रोटी 4 खा पाओगे, 4 4 4 4। लेकिन 12,000 दूंगा तो रोटी 3 खा पाओगे, 3। 10,000 बेटर के 12,000? कम ऑन। 10,000 बेटर के 12,000? कम ऑन टेल मी। अभी भी 10K? राहुल जी बिल्कुल फोकस्ड है। 10K मतलब 10K। यस सर 10K, बिकॉज आपकी परचेजिंग पावर ज्यादा है उसमें। आपकी परचेजिंग पावर इसलिए ज्यादा है, परचेजिंग पावर खाना आपको जो मिल रहा है उसमें वो ज्यादा मिल रहा है। अब इससे क्या रिलेशन है बेटा? अ टिपिकल वर्कर और एन एम्प्लॉयर फॉर दैट मैटर ऑल्सो, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द रियल वेज रादर देन द नॉमिनल वेज। अभी हमने इस एग्जांपल से सीखा भी। नॉमिनल वेज क्या है? 10,000 12,000। रियल वेज क्या है? उस 10,000 से आप कितना खा पाओगे, कितना सामान ले पाओगे, 12,000 से कितना सामान ले पाओगे। सो यू शुड ऑलवेज बी मोर कंसर्न अबाउट रियल वेज रादर देन दी नॉमिनल वेज। बच्चा कहता है समझ आ गया, इससे क्या लेना देना है बताता हूं। अब पीई क्या है? एक्सपेक्टेड प्राइस। आप बताओ, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो आप मेरे को सोच के बताओ, डोंट यू पीपल थिंक मेरा रियल वेज प्लंज कर देगा, मेरा रियल वेज कम हो जाएगा? इन ऑर्डर टू कीप रियल वेज कांस्टेंट मेरे बच्चों, डोंट यू थिंक वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे? ये सुनो, पक्का? जो लोग घर से देख रहे हैं मेरा बच्चा, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ा तो मेरे को पता है मेरा रियल वेज गिर जाएगा। इन ऑर्डर टू कीप रियल वेज कांस्टेंट मुझे अपने वेजेस, नॉमिनल वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, राइट? इसलिए मेरा बेटा वेजेस और एक्सपेक्टेड प्राइस विल एग्जिबिट डायरेक्ट रिलेशनशिप। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? आइए आगे बढ़ते। अगला जो हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे वो है वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये इनवर्स रिलेशन है बेटा। इनवर्स रिलेशन कैसे? अभी हमने आपको बताया था, पढ़ा था ना हमने, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा तो वेजेस कम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम तो वेजेस ज्यादा। अब जो थर्ड वन है ये थोड़ा अलग है, ये मैं आपको बताता हूं। ये है डब्ल्यू और जी। बच्चा कहता है ये है क्या? जी को आपकी रीडिंग कहती है कैच ऑल वेरिएबल्स। कैच ऑल वेरिएबल्स। वेल, कैच ऑल वेरिएबल्स का मतलब मेटाफोरिकली यहां पर है एक्सपेक्टेड प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को छोड़कर जितने भी फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस वेजेस, दैट आर कॉल्ड कैच ऑल वेरिएबल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, पीई दैट्स एक्सपेक्टेड प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसको छोड़ के जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपके नॉमिनल वेज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दैट कम्स अंडर कैच ऑल वेरिएबल्स। कैच ऑल वेरिएबल्स। अब आपकी रीडिंग कौन सा एग्जांपल लेती है? आपकी रीडिंग कौन सा एग्जांपल लेती है कैच ऑल वेरिएबल का? वो लेती है मेरा बेटा, ध्यान से देखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। कुछ कॉलेज में टीचर अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी कहते हैं मेरा बच्चा इसको। तो एक ही बात है, हमें उससे मतलब नहीं, बट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज द मोर एप्ट टर्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप एक ग्रेजुएशन कर लिया आपने, या कुछ सर्टेन लेवल पे पढ़ाई कर लिया, सर्टेन एज अटेन कर ली, और यू आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, तो गवर्नमेंट कहती है ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई तू काम ही नहीं कर पा रहा, तेरे को हम काम ही नहीं दे पा रहे, तो जब तक तू अनएम्प्लॉयड है हम तेरे को खर्चे पानी के पैसे देंगे। दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अब मुझे बताओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ा तो डोंट यू थिंक वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे? इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है। बच्चा कहता है समझ नहीं आई बात। अगर मैं आपको कहता हूं $3,000 आपको मैं दे रहा हूं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, ठीक है, और आपको जॉब में भी 3,000 मिलेंगे या जॉब में 3,500 मिलेंगे, 500 का फर्क पड़ रहा है, तो आप कह रहे हो चलो मैं जॉब कर लेता हूं क्योंकि मेरे को 500 ज्यादा मिल रहे हैं वहां पर। लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट $3,500 हो गए
और जॉब भी $3500 पर ही है, तब कोई काम करेगा क्या? नहीं. नाउ इफ यू वांट दैट गाय टू वर्क फॉर यू, डोंट यू थिंक आपको नॉमिनल वेज जो $3500 थे वो बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट 3000 से बढ़कर $3500 हो गया. आर वी क्लियर विद दिस थिंग मेरा बच्चा? एवरीबॉडी पक्का? एंजॉय करिए, कहां टेंशन में फंसे हुए आप? फुल 100% मार्क्स निकालेंगे माइक्रो माइक्रो में आप. टेंशन ना लीजिए, आराम से. यू गाइज आर वेरी स्किलफुल. कुछ भी नहीं है ये. 10 मैक्रो 3 से 4 घंटे का सिलेबस है, माइक्रो 10 से 12 घंटे का सिलेबस है. बस आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है. समझ गए? लोगों ने जबरदस्ती का हुआ बना रखा है, ये वो कुछ भी नहीं है. बस एंजॉय करिए, अपने को बैक करिए. 10-10 12-12 लाख लोगों को बीट करके आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, ये है क्या आपके लिए? कुछ भी नहीं है. कम ऑन. चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे. The aggregate nominal wage W depends on three factors: expected price level PE, unemployment rate U, a catch-all variable Z that stands for all other variables that may affect the outcome of wage setting. Let's explore how. अगले पेज पर देखते हैं. एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा, डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन आपको चाहिए कि मेरे को डिटेलिंग दो, तो पूरी डिटेलिंग भी लिखी है. आइए रीड करते हैं. First, ignore the difference between the expected and actual price level and ask why does price level affect wages. The answer is that both workers and firms care about real wages, जो हमने example भी लिया. Now, if workers expect price level to double, they will ask for doubling of their nominal wage. If firms expect the price level, that is price of the goods they sell, to double, they will be willing to double the nominal wage. So if both workers and firm expect the price level to double, they will agree to double the nominal wage, keeping the real wage constant. Why do wages depend on the expected price PE rather than actual price PE? Because wages are set in nominal terms, and when they are set, the relevant price level is not known. Nominal wages are typically set for a year. If the price goes up unexpectedly, nominal wages are not regulated. ये जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, ये आपको थोड़ा परेशान कर सकती है. इसका मैं मतलब बता देता हूं. इसका मतलब बहुत ही सरल है. वो ये कहना चाहता है कि आप पी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहे, आप पीई पे क्यों डिपेंड कर रहे हो? क्योंकि एक बार वेजेस सेट हो जाते हैं ना, तो 1 साल तक फिर चेंज नहीं होते यूजुअली. तो इसीलिए हम जो भी प्राइस कंसीडर करते हैं वो फ्यूचर का भी साथ में कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि एज एन एम्प्लॉय मुझे पता है 1 साल तक मैं वापस नहीं जा सकता एम्प्लॉयर के पास कि यार फिर प्राइस बढ़ गया और मेरा चेंज करो. सो इट्स द एक्सपेक्टेड प्राइस को भी कंसीडर कर लिया जाता है, एक अंदाजा लगा लिया जाता है कि कितना प्राइस बढ़ेगा, उसके हिसाब से फिर आप अपने वेजेस को बढ़वाते हो. Unemployment rate. An increase in unemployment leads to decrease in nominal wage. Other factors. Z is a catch-all variable that stands for all other factors that affect wages given PE and unemployment rate. Why it has a positive sign? For example, unemployment insurance, which make the prospects of unemployment less painful, more generous unemployment benefit increases wages at a given unemployment rate. There could be another example too, like increase in the minimum wage. अब minimum wage अगर बढ़ जाए तो भी फिर आपके nominal wage बढ़ाने पड़ेंगे. One more example could be employment protection, that is golden parachute. बस मैंने लिख दिया, आपके कोर्स में नहीं है, नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया. वैसे इसका मतलब मैं बता देता हूं. गोल्डन पैराशूट का मतलब होता है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हायर करता है तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है. उस कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज लगा दी जाती है कि अगर आपने एम्प्लॉय को निकाला तो आपको उसको हेविली कंपनसेट करना पड़ेगा. उसको आपको हेविली कंपनसेट करना पड़ेगा अगर आपने बिना क्या बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के उसको बाहर कर दिया कि चलो भाई हो गया, हमें नहीं चाहिए. तो उस केस में आप ये बात समझ लो, ये भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को, आपके नॉमिनल वेजेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है. नेक्स्ट बेटा, प्राइस डिटर्मिनेशन. बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंजॉय करना है इसको. प्राइस डिटर्मिनेशन, ध्यान से एक एक स्टेप बेटा. The prices set by firms depend on cost they face, which depends on production. अब याद करो, जब आप छोटे थे तो पहले आप चैप्टर कौन सा करते थे? प्रोडक्शन. फिर कौन सा करते थे? कॉस्ट. फिर कौन सा करते थे? रेवेन्यू. तो रेवेन्यू प्राइस किस पर डिपेंड कर रहा है? आपकी कॉस्ट पे. कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके प्रोडक्शन फंक्शन पर. आइए पढ़ते हैं आगे. So production function is the relation between inputs used in production and the quantity of the output produced. We will assume that firms produce goods using labor only. और हमने ये मान लिया कि हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है y is equal to an, where y is output, a is average productivity, n is the number of labor. Given the assumption that labor productivity is constant, हम further assume कर रहे हैं a is equal to 1. तो आप बताओ, आपका आउटपुट या प्रोडक्शन फंक्शन ये हो गया.
आगे पढ़े, विच मीन्स दैट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइंग वन मोर वर्कर एट वेज रेट W। इन अदर वर्ड्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू W। ध्यान से समझना, ये इंटरेस्टिंग बात रहेगी। आप बताओ, एक लेबर लगाओगे तो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट आएगा, 2 लेबर लगाओगे 2 यूनिट ऑफ आउटपुट आएगा, 3 लेबर लगाओगे 3 यूनिट ऑफ आउटपुट आएगा। आप जब लेबर को हायर करोगे तो फ्री में हायर करोगे कि वेजेस दोगे? वेजेस दोगे। एक लेबर को आपने हायर करा, उसके वेज दिए, और आपको पता है वो एक ही यूनिट बना के देगा। आपको ये भी पता है मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन में टू टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। तो कैन आई से हियर MC इज इक्वल टू W। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाने की कॉस्ट। एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा लेबर लगाओगे बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन फंक्शन। एक्स्ट्रा लेबर अपने वेज लेगा, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट शैल बिकम इक्वल टू वेजेस। ये बात क्लियर है मेरे बेटा? जो लोग घर से देख रहे हैं बेटा, ये बात क्लियर? ध्यान से है ना? बिल्कुल ध्यान से पकड़नी है चीज। चलिए कूल, आगे पढ़े। So if there were perfect competition, price would be equal to MC or P is equal to W, but most of the workers are not, markets rather are not competitive and firms charge a price higher than their MC। तो कहते हैं अगर परफेक्ट कंपटीशन होता तो P is equal to MC, लेकिन हम ये assume कर रहे हैं कि we are not in perfect competition, we are working in imperfect competition। तो यहां पर P is equal to 1 plus markup over cost into W। अब ये जो साइन है मेरा बच्चा, ये है फॉर मार्कअप ओवर कॉस्ट। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, प्रॉफिट मार्जिन। इसको समझाता हूं। सपोज 10 रुपए का आपका वेज है और आप चाह रहे हो कि मेरे को 10% प्रॉफिट आ जाए, तो डोंट यू थिंक आप जो प्राइस चार्ज करोगे वो चार्ज करोगे 11 रुपए। अगर आप प्रॉफिट 20% रखते इधर 0.2, तो यू वुड हैव चार्ज अ प्राइस ऑफ 12। 50% रखते यू वुड हैव चार्ज अ प्राइस ऑफ 50। पढ़ते हैं बेटा आगे। So we use the markup of the price over the cost. If goods were perfectly competitive, it would be equal to 0. P was equal to W. To the extent they are not competitive and firms have market power, it is positive. The price will exceed the cost by a factor equal to 1 plus markup। वही फिर मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आते हैं जी वेज सेटिंग। ध्यान देंगे बेटा, वेज सेटिंग रिलेशन। सोच के बताइए, आपने यहां लिखा था W इज इक्वल टू दिस, अब मैं लिख रहा हूं W इज इक्वल टू PFUZ। आपकी रीडिंग कहती है अज्यूम कर लो P इज इक्वल टू PE, यानी अज्यूम कर लो देयर इज नो इन्फ्लेशन। अब मुझे बताओ, आप रियल वेज से ज्यादा हैप्पी हो कि नॉमिनल वेज से? आर यू मोर इंटरेस्टेड इन रियल वेज और नॉमिनल वेज? कम ऑन टेल मी। रियल। इसको रियल में कन्वर्ट कर दो। W बाई P इज अ फंक्शन ऑफ UZ। अगेन वही नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इसके बाद प्राइस सेटिंग रिलेशन। कम ऑन गाइस, प्राइस सेटिंग रिलेशन आपका ऐसा था। अगेन इसको भी रियल वेज में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये ऐसा दिखेगा, लेकिन रियल वेज तो W बाई P होता है, तो ये ऐसा बन गया बच्चों। आर वी क्लियर? जो लोग घर पे देख रहे हैं बेटा, क्या ये बात क्लियर यहां तक सबको? आगे बढ़े। चलो कूल। अब कहता है बेटा, इन टर्म्स ऑफ रियल वेज हो गया, अब इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऐसा बनेगा मेरा बच्चा, यहां लेने रियल वेज, यहां लेना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ध्यान देंगे, ये है आपका प्राइस सेटिंग, ये है आपका वेज सेटिंग। अब बच्चा कहता है वेज सेटिंग आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग कैसे बना दिया? आप ही ने तो कहा था वेज सेटिंग में रियल वेज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में इनवर्स रिलेशन है। यहां पर आप रियल वेज ले रहे हो, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ले रहे हो, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस सेटिंग में अनएम्प्लॉयमेंट का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसलिए प्राइस सेटिंग हॉरिजॉन्टल। ये है आपका इक्विलिब्रियम इस रियल वेज पर, और इसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए आगे बढ़ते। So the natural rate of unemployment is the unemployment rate such that the real wage chosen in wage setting is equal to the real wage applied by price setting. The price setting relation is drawn as the horizontal line. The real wage implied by price setting is 1 upon 1 plus markup, which does not depend on unemployment rate. The wage setting relation is shown as a downward sloping curve, as it shows inverse relationship between real wage and unemployment rate.
अब मेरे बेटा यहाँ पे दो केसेस हैं, आपको अच्छे से करने होंगे, पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट। पहले केस के लिए मैं आपके लिए डायग्राम पहले बना देता हूं, नॉर्मल इक्विलिब्रियम का। अब केस पढ़िए। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। एक बात बता दो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ जाते हैं, सोच के बताना, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जी है, कैच ऑल वेरिएबल है, ये सुनो। कैच ऑल वेरिएबल वेज सेटिंग का पार्ट है कि प्राइस सेटिंग का? वेज सेटिंग का। अब सोचो, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ जाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही थी कि घट रही थी? टेल मी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती थी। तो मेरा बेटा इसको ऐसे दिखाना है कि सेम रियल वेज पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट बढ़ेंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल इंक्रीज। कोई बच्चा बताएगा वेज सेटिंग कर क्यों शिफ्ट किया है? क्योंकि जी जो है वो किसका पार्ट है? वेज सेटिंग का। राइट वर्ड क्यों करा है? बिकॉज तभी तो आप शो कर पाओगे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई रियल वेज कांस्टेंट रखते हुए मेरा बच्चा। पढ़िए। सो कहता है, इट इज शोन बाय इंक्रीजिंग जी इट मेक्स द prospects ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट लेस पेनफुल, इट इंक्रीजेस द वेज सेट बाय वेज सेटर्स एट अ गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो इट शिफ्ट्स द वेज सेटिंग रिलेशन अप, the economy moves from A to A prime, natural rate of unemployment also increases inwards at a given unemployment rate, higher unemployment benefits leads to higher real wage, a higher unemployment rate is needed to bring the real wage back to the original level। इसके बाद अगला केस मैं अभी आपको सिखाता हूं, उससे पहले हम आपको 10 मिनट देंगे। आपको 10 मिनट में कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैंने अभी नोट्स दिए हैं उसमें पेज नंबर 1 से 10 अभी हाथों हाथ ही रीड कर लो। फिर जब 10 मिनट के बाद हम रिज्यूम करेंगे, पहले मैं आपके डाउट्स लूंगा दोबारा पहले पेज से, 1 से 10 पेज, कोई भी डाउट है हाथों हाथ क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ के इस चैप्टर को खत्म करते हुए आगे निकल जाएंगे, चैप्टर 7 शुरू कर लेंगे। सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपको मेरे से, सिर्फ गुड 10 मिनट्स। चलिए जी। तो पेज 1 से मैं पहले आपके डाउट्स लेता हूं, तसल्ली हो जाए मुझे भी आपको भी, फिर आगे बढ़ते हैं। पेज 1, किसी को भी कोई डाउट, जिसमें हमारा टॉपिक है वेज डिटर्मिनेशन। एनी डाउट गाइस? ऑल गुड? ऑल गुड गाइस? एनी डाउट पेज नंबर 1? ओके कूल, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है तो आते हैं पेज नंबर 2। यहां पर बार्गेनिंग के बारे में, उसके रीजंस फ्रॉम वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दो रीजंस हमने किए। कोई डाउट बेटा? ये भी ठीक है, वेरी गुड। फिर एफिशिएंसी वेजेस एंड वेजेस प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स, इफ यू हैव एनी काइंडली शेयर, यू कैन मैसेज द डाउट चैट बॉक्स में। ओके कोई डाउट नहीं है, कूल गाइस। इसके बाद हमें ये बताया गया कि वो वेजेस और एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल में वाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, उसकी पूरी राम कहानी है। कोई भी डाउट इसमें? नो? इसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट और अदर कैच ऑल वेरिएबल्स के साथ आपके नॉमिनल वेजेस का रिलेशनशिप। एनी डाउट? नो? कूल। इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन, इसमें किसी को कोई डाउट? प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन, कोई भी डाउट बेटा? क्लियर? चलिए। इसके बाद बेटे उसी की फर्दर एक्सप्लेनेशन रही, वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग, वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग, कोई भी डाउट बेटा? वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग, कोई भी डाउट? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इक्विलिब्रियम रियल वेज, दिस वन। एनी डाउट? पढ़े हैं ना 10 मिनट में आपने? चलिए। इसके बाद फिर अभी जो एक केस स्टडी हमने करी थी, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और इंक्रीज इन जी। एनी डाउट? आइए फिर प्रोसीड करते हैं आगे। अगला हमारा जो केस स्टडी है वो समझने के लिए मैं पहले आपके लिए इक्विलिब्रियम डायग्राम पहले ही बना देता हूं। प्राइस सेटिंग, वेज सेटिंग, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स रियल वेज। तो इस केस को पढ़ लेते हैं पहले बच्चों। A less stringent enforcement of existing antitrust legislation। बच्चा कहता है मुझे तो ये हेडिंग समझ नहीं आई। देखिए मेरा बच्चा, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप अगर पेट बॉटल लेते हो,
600 ml की या 750 ml की, थम्स अप की, कोक की, पेप्सी की, आप नोटिस करना है 40-40 रुपए में बेचते हैं। ये 5 रुपए का भी माल नहीं है। दे आर सेलिंग यू एट 40 bucks। आप कहोगे कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हो इन्होंने इम्प्लाइड मोनोपोली बना रखी है। इन्हें पता है एक ने प्राइस कम करा दूसरा भी प्राइस कम कर लेगा, फिर तीसरा भी कम कर लेगा, प्राइस बहुत चढ़ जाएगी। अल्टीमेटली ये बिल्कुल कॉस्ट पे आ जाएंगे, बॉटम जिस पे बेच सकते हैं। लाइक 5 रुपए और 5 रुपए पे बेच रहे होंगे तीनों, तो तीनों का नुकसान है। तो इन्होंने रिटर्न नहीं, एक वैसे आपस में म्यूचुअल एक मोनोपोली बना रखी है कि तू भी प्राइस कम मत कर, मैं भी कम नहीं करता। अब आप बताइए, अगर ये मोनोपोली ना बनाए या ये ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना रखें और कंपटीशन में चले जाएं, तो डोंट यू थिंक कस्टमर का बड़ा फायदा है? यस और नो? अब इससे रिलेट करते हैं, अ लेस स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। अगर आपका देश ऐसा है जहां पर ऐसी कोई बंदिश नहीं है, कोई भी आपस में फर्म्स आपस में मर्ज कर सकते हैं और मोनोपोली की तरह एक्ट कर सकती हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। तो आप बताइए, अगर कोई मोनोपोलिस्ट बन जाए दो फर्म्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंपटीटर्स, डोंट यू थिंक अगर उनकी मोनोपोली हो गई दे विल चार्ज अ हायर प्राइस? तो बेसिकली आप चाहे तो साइड में लिख लें, इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन मार्कअप ओवर कॉस्ट। इट इज नथिंग बट इंक्रीज इन मार्कअप ओवर कॉस्ट। व्हाई? बिकॉज प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा मेरा बच्चा, है ना? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा लेंगे अपना मोनोपोली क्रिएट करके। अब मुझे बताओ, अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा तो गुड का प्राइस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा। गुड का प्राइस बढ़ेगा तो रियल वेज W/P कम हो जाएगा। अगर रियल वेज कम हुआ तो एज एन एम्प्लॉय आई वुड से नो यार, इट्स नॉट वर्थ इट टू वर्क एनी मोर, तो फिर मैं अनएम्प्लॉयमेंट कर दूंगा। मेरा रियल वेज कम हो रहा है अगर, व्हाई वुड आई वर्क? आई क्विट द वर्क। समझ गए बात? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए और उसको समझिए। ये है प्राइस सेटिंग, ये नीचे आ गया। अब आप बताओ, ये मैंने मार्कअप बढ़ा दिया, मार्कअप ओवर कॉस्ट, और इससे मैं क्या शो कर रहा हूं? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। बच्चा कहता है प्राइस सेटिंग कैसे चेंज छेड़ दिया आपने? क्योंकि मेरा बच्चा मार्कअप ओवर कॉस्ट इज प्राइस सेटिंग का पार्ट क्या है। तो मुझे प्राइस सेटिंग वैसे करके साथ ही उसी को चेंज करके चलना होगा ना बेटा। कितनी रहती है तेरी क्लास? आई होप क्लियर दिस सबको इज द ये। सेकंड लैप गोइंग। उसी का सेम। कोई भी डाउट हाँ। प्लीज पूछ लीजिए मेरा बच्चा। ऑल गुड बेटा, ऑल गुड। चलिए, लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट टू एम्प्लॉयमेंट। तो इसको मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूँ, फिर आप फोटो खींच लेना है आराम से। आप सभी जानते हो दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैंड्स फॉर U/L, दैट इज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड अपॉन टोटल लेबर फोर्स। सपोज 100 लेबर फोर्स है, 80 लोग एम्प्लॉयड है और 20 लोग अनएम्प्लॉयड है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगी 20%, 20/L। हाँ सर, हो गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को L-N/L? सर मतलब बेटा 100 - 80/100। भाई 20/100 की जगह मैंने लिख दिया 100 - 80/100। हाँ सर लिख सकते हो। बेटा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 - N/L? हाँ सर, कॉमन लेके लिख सकते हो। बेटा क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1 - Y/L? सर ये कैसे लिख सकते हो? क्योंकि आप ही ने कहा था Y = N। बच्चा कहता है इसका यूज क्या है? इसका यूज चैप्टर 7 में आएगा, अभी दिखाता हूं, लेकिन छोटा सा बस आपको मैं बता दूं क्या यूज है। जहां जहां पर आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखेगा, इसको ये सब्स्टिट्यूट कर लेगा विद 1 - Y/L। इसका यूज जब आप अभी एग्रीगेट सप्लाई कर करोगे चैप्टर 7 में, तो और बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। बोलो जी, ये चीज क्लियर सबको? ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ, आप देख सकते हैं, दैट्स पेज नंबर 14 और अदर पेज नंबर 12। इस पर भी एक्सप्लेन किया गया है। आर वी क्लियर? यस गाइस, आर वी क्लियर? बेटा जी, आर वी क्लियर? कूल। सो बेटा, चैप्टर नंबर 6 इज डन एंड डस्टेड, इट्स ओवर। किसी को फोटो लेनी है फोटो ले लीजिए। अब मैं स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर 7। किसी को भी फोटो लेनी हो क्लिक कर ले फटाफट से, फिर हम चैप्टर 7 के लिए जाएंगे बेटे। चले, चैप्टर नंबर 7। बेटा चैप्टर नंबर 7,
एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। पहली बात करेंगे बेटा एग्रीगेट सप्लाई की। देखो मेरा बच्चा, जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो आप क्या पढ़ते थे कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, दैट वाज कूल। लेकिन जब एग्रीगेट सप्लाई पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं, ये ऐसे पढ़ा जाता है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। बच्चा कहता है ये तो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टिंग है। कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है, मैं भी प्रूफ कर दूंगा, बट आपकी स्टार्ट सही होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाउ टू गो अबाउट। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ना माइक्रो का पार्ट है। मैक्रो में जब आप एग्रीगेट सप्लाई पढ़ रहे हो तो इट्स द अदर वे अराउंड। मैक्रो ऐसे पढ़ना है, एग्रीगेट सप्लाई ऐसे पढ़ना है कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? अभी समझा रहा हूं मेरे भाई, पर पहले ये समझ ले पढ़ना कैसे है इसको। पहले सप्लाई का चेंज, फिर उसके ऊपर प्राइस का चेंज, नॉट द अदर वे अराउंड। आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं। The AS relation captures the effect of output on price, यही मैं आपको भी समझा रहा हूं। तो अब हम आपको सिखाते हैं AS रिलेशन का डेरिवेशन। AS रिलेशन का डेरिवेशन तो हमने अभी पिछले चैप्टर में ये फंक्शन किए थे, ये वेज के लिए किया था और ये प्राइस के लिए किया था। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। अभी चैप्टर 6 में करके आ रहे हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू एलिमिनेट द नॉमिनल वेज, वी कैन डू दैट। अब हमने क्या करा, P इज इक्वल टू पीई 1 प्लस मार्कअप FUZ, इसको बोला इक्वेशन 1। बच्चा कहता है आपने कैसे बना दिया, अरे ये समझ नहीं आ रहा। अरे बिल्कुल समझ आएगा। सबसे पहले ये W था, ठीक है। अब ये बताओ ये W इसके बराबर है, इस W को की जगह ये भर दिया हमने। ये मैं आपसे विनती करूंगा, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, रजिस्टर पेन लेके बैठो, ये मेरे साथ ही कर लो, क्योंकि लिख के ना याद ही हो जाएगा आपको ये। मैं वेट कर लेता हूं आपके लिए, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। आप ये लिख के करो मेरे साथ, आपका एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें आगे बड़े भारी डायग्राम भी आएंगे तो वो आपको वो भी बनाने पड़ेंगे मेरे साथ। तो इट्स बेटर अभी से शुरू कर लीजिए लिखना। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं डाउट भी क्लियर करता हूँ। ये हमें चैप्टर 6 में मिला, वेज का रिलेशन, प्राइस का रिलेशन चैप्टर 6 में मिला। हमने इसको कैप्चर कर लिया, एक साथ एक एक्सप्रेशन में डाल दिए। यहां तक क्लियर? चलिए, अब इसी को वो क्या कर रहा है वो देख लीजिए। P इज इक्वल टू पीई 1 प्लस मार्कअप ओवर कॉस्ट एफ, यू की जगह डाल दिया 1 - y/L Z 2। कई बच्चे कह रहे थे ना, वो दिमाग में आ रहा था सर वो क्यों कर रहा था आपने चैप्टर 6 के एंड में u इज इक्वल टू 1 - y/L। ये इसलिए किया था, ये इस रिलेशन में यूज करूंगा मैं इसको। सो कहता है, अब हमारे पास ये आ गया। सो P डिपेंड्स ऑन P एंड Y, here we will assume other factors such as markup Z and L as constant। तो माइंडेड, अभी इसके बारे में बात नहीं होगी, इसके बारे में बात नहीं होगी, इसके बारे में बात नहीं होगी। यानी मैं ये नहीं कह रहा दे विल नॉट अफेक्ट योर प्राइस, दे विल डेफिनेटली, बट अभी जो एएस का रिलेशन आप करोगे उसमें इन सबको आप कांस्टेंट रखने वाले हो, मार्कअप ओवर कॉस्ट को, लेबर फोर्स को एंड कैच ऑल वेरिएबल्स को। वी आर नॉट गोना चेंज देम, एंड अदर देन दीज वी विल कैप्चर द एएस रिलेशन। तो पहली प्रॉपर्टी आ रही है मेरे बच्चों एएस रिलेशन की, प्रॉपर्टीज ऑफ एएस रिलेशन। बेटा पहली प्रॉपर्टी है मेरा बच्चा, अगर एएस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। यही आपको परेशानी आ रही थी, ये कैसे पॉसिबल है बताओ जी। बताता हूं, एक बात बताओ, एएस मतलब आउटपुट, यस सर। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हाँ सर। वाई इज इक्वल टू एन बोला था आपने, बिल्कुल। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, हाँ सर आपने बोला था। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगी तो वेजेस बढ़ जाएंगे, हाँ सर बढ़ जाएंगे। वेजेस बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, हाँ सर बढ़ जाएगा। तो फिर प्राइस भी तो बढ़ेगा। अगर तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो यू विल हैव टू चार्ज अ हायर प्राइस ऑल्सो बेटा। सप्लाई बढ़ी यानी आउटपुट बढ़ा, यस सर। आउटपुट बढ़ा यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, यस सर। एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, लेबर फोर्स फिक्स्ड है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, यस सर। तूने अभी पीछे चैप्टर 6 में पढ़कर आ रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम तो वेजेस ज्यादा, यस सर। अगर तेरे को वेजेस ज्यादा देने पड़ रहे हैं तो तेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, तब तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगी। अगर तू चैप्टर 6 का प्रोडक्शन फंक्शन ले जिसपे लेबर ही तेरा इनपुट था खाली, समझ गया? वेज मेन तेरा लेबर कॉस्ट हो गया तो तेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो भयंकर बढ़ेगा, हाँ सर। तो बेटा अगर तेरे को चीज ही महंगी पड़ रही है बनाने में तो तू प्राइस भी तो उसके लिए हायर ही चार्ज करेगा राजे। बोलिए क्लियर सबको ये? अभी जो नोट्स में मैंने डिटेलिंग लिखी है वो भी पढ़ के देता हूं, बट कंसेप्चुअली क्लियर हो गया? ऑल गुड। कृतिका जी आपको क्लियर हुआ है? आर यू देयर कृतिका जी? चले कुल। आइए इसके बारे में इम्तिहान में आ जाए तो अपन कैसे लिखें, आइए पढ़ते हैं।
An increase in output leads to increase in employment. Increase in employment means decrease in unemployment. The lower unemployment rate means increase in nominal wage. Increase in nominal wage leads to increase in cost of production, thereby prices. आइए सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. सेकंड प्रॉपर्टी है मेरा बच्चा, कहता है पीई बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा. मैंने कहा मतलब, कई लोग ना बड़े समझदार हैं, जैसे आप लोग सारे, आप ना ऐसे बना लेते हो, कह रहे इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है. मैंने कहा क्यों? कहता यहीं से देख लो, पी बढ़ेगा पी बढ़ेगा. मैंने कहा कोई एमएमई थोड़ा ना चल रही है भाई, कोई लॉजिक तो बता कैसे हो गया. तो आइए लॉजिक समझते हैं. आप बताइए, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो जो आपका वेज सेटर है, डोंट यू थिंक वो नॉमिनल वेज बढ़ाएगा टू कीप रियल वेज? तो अगर वेज बढ़ा, अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. अब जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, अगेन प्राइस बढ़ जाएगा. और पढ़ते हैं. एन इंक्रीज इन द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल 1 for 1 to an increase in the actual price level. कैसे? If wage setter expect the price level to be higher, they set a higher nominal wage. The increase in nominal wage leads to an increase in cost, which leads to increase in the prices set by firms and higher price level. The relationship between price level P and output Y for a given value of expected price level PE is represented by AS curve. तो आइए अब AS curve की बात करते हैं. अब हम यहां पर लेके चलते हैं आपको AS curve पर. बेटा यहां लेना है तेरे को आउटपुट राजे, यहां लेना है प्राइस. ये है अपवर्ड स्लोपिंग. और अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज आउटपुट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा. इसलिए डायरेक्ट रिलेशन, देयर यू टेक आउटपुट, देयर यू टेक प्राइस. अब हम यहां पर ये मान के चल रहे हैं कि आपका वाई एन के बराबर है. ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है. यहां से आपको लॉक करना है इस टॉपिक को, नहीं तो आप फिर बाद में फंस जाओगे. अगर मैं वाई एन मान रहा हूं, तो वाई मतलब आउटपुट, वाई एन मतलब नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट. ध्यान से समझना मेरा बच्चा, अगर आप नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट पर हैं तो बाय इंप्लीकेशन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी नेचुरल रेट पर होगी. दिमाग लगाइए. अगर y इज इक्वल टू वाई एन है, यानी आउटपुट इज इक्वल टू नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट. यस सर. तो बाय इंप्लीकेशन, इफ योर आउटपुट इज एट नेचुरल लेवल, योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मस्ट आल्सो बी एट दी नेचुरल रेट. हाँ सर, तो आप कहना क्या चाहते हो? चैप्टर 6 में जा मेरा बच्चा, जब तूने यूएन डिटरमिन किया था, सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिटरमिन किया था, यू टुक P इज इक्वल टू पीई. याद कर, P को रिप्लेस कर दिया था P से तूने. ये वाला फंक्शन था W इज इक्वल टू पीई एफ यू सी. तूने P को बड़ी सक्सेसफुली क्या बोल दिया था? P. यानी यू कंसीडर्ड P इज इक्वल टू पीई. तो हम यहां से क्या चीज लेकर निकलेंगे आगे, वो ये है, इफ योर y इज इक्वल टू वाई एन, योर p मस्ट इक्वल p t. एएस की तीनों प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से सीखनी पड़ेंगी, नहीं तो जो इसकी एप्लीकेशन आती है चैप्टर 7 की, वो आपको बहुत परेशान करेंगी. इसलिए इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम के चलिए, आराम से चलिए, लेकिन समझ आना चाहिए बढ़िया से. आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ एएस कर्व. गाइस इस पर पूरा फोकस चाहिए आपका. ये हमें नहीं फंसाना, इसमें हम फंसे तो आगे दिक्कत आएगी हमको. कम ऑन, बड़े प्यार से सीखते हैं एक एक प्रॉपर्टी. अभी ये जो प्रॉपर्टी थी, एएस रिलेशन की थी. अब जो आप प्रॉपर्टी करेंगे वो एएस कर्व की है. सो मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एएस कर्व. नाउ फर्स्ट वन गाइस, द एएस कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग. इन अदर वर्ड्स, एन इंक्रीज इन आउटपुट y लीड्स टू इंक्रीज इन द प्राइस. अरे ये तो सेम हो गया, आउटपुट बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ये सेम है. पहली प्रॉपर्टी वी आर थ्रू. सेकंड और थर्ड है मेन. आइए सेकंड, when output y is equal to yn. ध्यान से रीड करिए. when output y is equal to yn, the price level p is equal to pe. how? उसको भी एक्सप्लेन करा बेटा हमने, पढ़ो. un is the rate of unemployment and by implication natural output पर है ये. that prevails if p is equal to pe. it has two implication. अब वो क्या है देख लो. अगर y is greater than yn, तो फिर P will be greater than PE. Y is less than YN, तो फिर P will be less than PE. और ये कैसे मैं भी प्रूफ करूंगा मेरा बेटा तेरे को, अभी करता हूं, डोंट यू वरी. एक बार बताओ, अगर तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट यहां पर है YN, Y1 which is greater than YN, तो तुम्हारे को एएस कर्व पर जो प्राइस होगा वो हमेशा एक्चुअल प्राइस बताता है.
एस कर्व पर जो प्राइस होता है वो कौन सा होता है? एक्चुअल, नॉट द एक्सपेक्टेड प्राइस। तो आप बताओ यहां पर पी आपके पी से ज्यादा है कि नहीं है? सो रिलेट कर बेटा, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच आवर्स यू पुट इन, हाउ मच क्वालिटी मिनट्स यू पुट इन। पकड़ इस बात को, ध्यान से समझ, जिसको डाउट है पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। यहां अगर हम फिसले तो आगे खून निकल जाएगा हमारा। ये वाला अच्छे से निकला तो फिर वो बड़ा शैतान हमारी जेब में। कम ऑन, ध्यान लगाइए। पक्का? अक्षिता पक्की बात है? राहुल जी, कृतिका जी, वंशज जी, सिया जी, मैनिमो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 सबसे किलिंग प्रॉपर्टी है ये। अगर आप सीख गए तो भाई हमारा काम आगे बहुत आसान हो जाएगा। लोग इसको हल्के में ले जाते हैं, फिर कहते हैं बड़ा मुश्किल लगा, मॉनेटरी एक्सपेंशन समझ नहीं आता, सप्लाई शॉक समझ नहीं आता। समझ कैसे आएगा? एबीसीडी करी नहीं और ऐसे बनाने चले, ये ही समझना है, वो अपने आप आ जाएगा। कम ऑन। Third property, an increase in the expected price level PE shifts the AS curve up. Conversely, a decrease in the expected price level shifts the AS curve down. मेरा बेटा, अगर तू इसको ऐसे समझे, पीई बढ़ता है तो पी बढ़ता है, ये बोला था तूने। यहां पर इस प्रॉपर्टी को ऐसे बोला है, अगर पीई बढ़ेगा तो एस कर्व अपवर्ड जाएगा। बच्चा कहता है ये क्या लॉजिक है यार? लॉजिक क्या है, मैं समझाता हूं। ये देखो, मैंने पहले एस बनाया, रखा y इज इक्वल टू वाई एन, रखा p इज इक्वल टू पीई, और ये रखा आपका सपोज a। सब बढ़िया चल रहा था। जैसे एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ा, इस एक्सप्रेशन में वापस आ जाओ, जैसे प्राइस भी बढ़ा, वेज सेटर्स विल इंक्रीज देयर वेजेस, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अब तू कैसे दिखाए? क्यों? क्योंकि एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ये बात की है, एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट अगर पीई बढ़ रहा है, बाय इंप्लीकेशन क्या बढ़ जाएगा? पी। तो मेरा बच्चा प्लीज फोकस, यू कैनॉट शो इट बट अदर देन अ शिफ्ट इन, अपवर्ड शिफ्ट इन एएस कर्व। बच्चे यहां पे की थिंग पकड़, एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि पीई इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट। तो अगर पीई बढ़ा है तो आउटपुट सेम है, आउटपुट इज नॉट गोना चेंज। लेकिन तुझे पता है पीई बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा। हाउ आर यू गोना शो दैट? तो आप ये ऐसे दिखा रहे हो कि पीई बढ़ा और एक्चुअल प्राइस भी बढ़ गया। और ये कैसे शो कर रहे हो? बाय अ शिफ्ट, or rather through a shift in AS curve, that to upward. Come on, you need to kill this property by any means, नहीं तो आगे फंस जाओगे आप। रीड भी कर देता हूं आपके लिए, चलो। Suppose the expected price level increases from PE to P prime E at a given level of output. The increase in expected price level leads to increase in wages because of the earlier property, which in turn leads to increase in prices. Thus, AS curve shifts up. Now, instead of point A, the AS curve goes through point A prime. जिसको मैंने B बोला है। You can spend जो भी जितना भी टाइम आपको लगाने लगाइए। You need to kill this property, third number। पहले समझ लें, डाउट है पूछ लें, तभी आगे बढ़ेंगे। Come on, guys. Any doubt, guys? Any doubt, guys? अच्छे से पढ़िए, इतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। आपके 2-3 कॉलेजों के टीचर भी ट्रस्ट नहीं मेरे से पढ़े हुए हैं, गर्ल्स हैं, बस इतना हिंट दे सकता हूं। जो आपको लेक्चरर हैं आपके इस वक्त कॉलेज में, आपको लग रहा होगा सर आप इतना, ऐसा तो है नहीं सर, मेरे को 20 साल हो गए काम करते हुए, बहुत स्टार्ट अर्ली कर लिया था हमने। तो आपको बस लिमिटेड चीज बताऊंगा, वो अच्छे से करिए, वही आएगी पेपर में। और ये मेन स्टेप है, यहां फंसोगे आगे फंस जाओगे आप बिग टाइम। बोलो जी क्लियर? क्लियर है तो ही चलेंगे, नहीं तो हम बैठे हैं जी आराम से, अपन को क्या जल्दी। पक्का? राहुल जी को तो क्लियर हो गया, बाकी जनता पता है? चलो, लुक्स लाइक वी आर फाइन। जिसको ये फोटो खींचने खींच लो, फिर अगला टॉपिक कर रहे हैं बेटा। किसी को अगर फोटो खींचनी है तो खींच लीजिए, बिकॉज मैं फिर मिटा दूंगा इसको। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मिटा दूं?
सो अभी हमने बात करी थी बेटा एएस की, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। लेकिन एग्रीगेट डिमांड ऐसे देखना है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। माइक्रो में ये पढ़ते थे, माइक्रो में यही पढ़ते थे, मैक्रो में भी यही पढ़ना है, प्राइस बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। यानी एएस कैसे पढ़ रहे थे, पहले सप्लाई देन प्राइस, डिमांड कैसे पढ़ेंगे, पहले प्राइस देन डिमांड। क्लियर मेरा बच्चा? आर वी गुड टू गो एवरीबॉडी? चलो अब इसको डिराइव करके दिखाता हूं। इसमें थोड़ा सा आईएसएलएम का यूज होगा जो सेकंड सेम में आपने किया था। तो ये हमने पहले आईएसएलएम बना लिया, ये बना लिया आई वाई, और यहां बना लिया वाई विद प्राइस। देखिए थोड़े से आईएसएलएम के बेसिक इसमें लगेंगे। इन केस आपने आईएसएलएम मिस कर दिया है सेकंड सेम में, अच्छे से नहीं आपने किया, तो मुझे क्लास के बाद व्हाट्सएप करना, मैं 2 वीडियो शेयर करूंगा आईएसएलएम की, 3 वीडियो शेयर कर दूंगा। उसके बाद आप आईएसएलएम में चैंपियन हो जाओगे 1 घंटा लगाने के बाद। सिर्फ मैं 3 वीडियो शेयर कर दूंगा इन केस आपको, क्योंकि इसमें आईएसएलएम का बेसिक लगेगा। सो मैं नहीं चाहता परेशान हो। अगर आपको वो समझ आ जाता है ग्रेट, अगर आपको लगता है नहीं मैं अटक रहा हूं तो फिर पीछे जाइए, पहले आईएसएलएम को दुरुस्त करके आइए। ठीक है? पेपर में 100% मार्क्स लाने हैं, लाइए, लेकिन खुद को भी होना चाहिए कि यार मैं तुक्के से नहीं ले आया, मैं रट के नहीं ले आया, मेरे को पता है मैंने क्या करा। चलो अब मैं आपको समझाता हूं ये कैसे काम करता है। सपोज प्राइस गिर गया, लिखते जाइएगा मेरे साथ, चाहे तो बना सकते हो। प्राइस अगर गिरेगा तो एम बाय पी बढ़ जाएगा बेटे। अब अगर आपको आईएसएलएम का बेसिक मालूम है तो एम बाय पी इज नथिंग बट मनी सप्लाई, रियल मनी स्टॉक कहते हैं इसको। ठीक है? अब मनी सप्लाई अगर बढ़ता है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है राजन, एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है मेरे बच्चे। अब आप बताओ, अगर आप यहां पर एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करते हो, विच यू मस्ट, तो आप डायग्रामेटिकली देखो, आप ई से ई वन आ गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया। अब मेरे को बताओ यार, आरओआई कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है, जो दिख रहा है मेरे को। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, डोंट यू थिंक इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी? बोलो, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एडी बढ़ जाएगा, बिकॉज एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, है ना? तो एडी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी, यानी आउटपुट बढ़ जाएगा, आप आउटपुट ज्यादा बनाओगे। तो देखो, व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? इट सेज अगर प्राइस गिरेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, है ना? यानी प्राइस और आउटपुट में कैसा रिलेशन है बेटा? इनवर्स। इसलिए मेरे बच्चों आपका एडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, योर एडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। और एएस कर्व कैसा था? अपवर्ड स्लोपिंग। क्लियर मेरे बच्चों? आर वी क्लियर गाइस? चले आइए थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि घर पे दिक्कत ना हो। पेज नंबर 16 पर हम अब हम हैं। The AD relation captures the effect of the price level on output. It is derived from the equilibrium condition in the goods and financial market. फिर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख दी, y is equal to cy minus t plus I plus g. The above implies that the output must equal the demand for goods, that is sum of consumption, investment and government spending. Now for financial market आपको पता है MS is equal to MD. The above condition requires that supply of money equals demand for money. अगर आपको ये बेसिक क्लियर नहीं है तो मैं ISLM को शेयर कर दूंगा आपके साथ। Now using the ISLM relation, we can derive the relation between price level and level of output implied by equilibrium in the goods and financial market. We will see the following through derivation of AD. अब यहां पर मैंने ये आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। पेज नंबर 17 पर ये सेम डायग्राम हैज बीन एक्सप्लेन्ड विद स्टेप्स। सीधा पेज 18 पर आ जाए बेटा। उसके बाद है शिफ्ट्स इन एडी कर्व। आइए समझाते मेरा बच्चा, शिफ्ट्स इन एडी कर्व। ऊपर देखेंगे बेटा, मैंने आपके लिए बनाया नॉर्मल एक प्राइस और वाई और एक एडी बना दिया। हमारा टॉपिक क्या है अब राजे? हमारा टॉपिक है शिफ्ट्स इन एडी कर्व। टॉपिक क्या है राजे? शिफ्ट्स इन एडी कर्व। तो अब सोच के बताओ मेरे बच्चों, आपको नहीं लगता अगर सपोज एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी हो जाए तो जी बढ़ जाएगा, जी बढ़ेगा तो एडी बढ़ जाएगा, एडी बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी। अब मुझे बताओ ये सारे प्रोसेस में कहीं पे प्राइस में चेंज आया है? नो। तो योर एडी विल शिफ्ट राइटवर्ड।
बनती है बात? सेम चीज बेटा, सेम चीज अगर हो जाती है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका मतलब है मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ गई तो फिर आपका आरओआई कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ी, एडी बढ़ी। अगेन एडी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ जाएगी। अगेन प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया। तो अगर प्राइस में चेंज आया नहीं बेटा, आउटपुट तेरा बढ़ गया मेरा बच्चा, तो डोंट यू पीपल थिंक योर एएस कर्व विल शिफ्ट, रादर एडी कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड्स। बोलो बच्चों, क्लियर? यस गाइस, पक्का? चले अब हम इक्विलिब्रियम कराते हैं मेरे बच्चे आप लोगों को। लेट्स होप वी कैन किल दैट आल्सो लाइक अ बॉस। जिसको फोटो खींचने खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा जी पेज नंबर 19 की तरफ। अभी तक 18 पेजेस हमने आपको पढ़ा दिए हैं। 18 पेजेस का मतलब है आपका छठा चैप्टर पूरा और सातवां चैप्टर 60% खत्म। और निचोड़ ही निकाला हुआ है रीडिंग्स का, तो इसलिए रीडिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं। आप इसको पेपर में भी एज इट इज लिख सकते हैं। तो ये भी आपको एक बेनिफिट है कि आपको ये भी नहीं सोचना पड़ेगा मैं पेपर में कितना आंसर लिखूं। जो इसमें लिखा है वो एज इट इज लिख कर आ जाए। चलिए मैं मिटा रहा हूं बेटा। अब मैं आपको सिखाता हूं इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए मेरी विनती है मेरे बच्चे कि आप ये मेरे साथ ही ड्रॉ करें। तो बेटा सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, सभी लोग। इट कैन थोड़ा सा परेशान कर सकता है आपको, इसलिए ध्यान से। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। सो कैसे करेंगे? सबसे पहले बेटा इस पे 3 पैनल्स बना लीजिए आप। तीनों पैनल्स में डाउनवर्ड एग्रीगेट डिमांड, अपवर्ड स्लोपिंग एएस कर्व, डाउनवर्ड एडी, अपवर्ड स्लोपिंग एएस, डाउनवर्ड एडी, अपवर्ड स्लोपिंग एएस, ये बना लीजिए। कम ऑन गाइस। ये है आपका y, ये है आपका p, ये है आपका y, ये है आपका प्राइस, ये है आपका आउटपुट, ये आपका प्राइस। अब तक तीनों सेम, आप देख सकते हैं अब तक तीनों बिल्कुल सेम है मेरे बच्चे। क्या? अब बेटा 3 सिचुएशंस हो सकते हैं शॉर्ट रन में। पहली सिचुएशन, योर y इज इक्वल टू वाई एन। तो p किसके बराबर हो जाएगा? पीई, पॉइंट ए। लेट अस एक्सप्लोर द सेकेंड सिचुएशन, मे बी योर y इज मोर देन वाई एन। तो इस केस में ये पीई है, पॉइंट बी। तो सिंस वाई एन इज लेस देन वाई, तो पीई इज लेस देन पी। क्लियर? एक सिनेरियो ये हो सकता है, योर वाई इज लेस देन वाई एन। इफ दिस इज द केस कि वाई एन इज ग्रेटर देन वाई, सो दैट्स योर पीई। डोंट यू थिंक फिर पीई इज मोर देन पी? जो हमने वो थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक बार सभी लोग बना ले इसको। करें शुरू। अब मैं आपको सिखाता हूं मीडियम रन। बेटा यहां से खेल है मेन, मीडियम रन। सब लोग से विनती है, आप किसी भी उसमें तीनों में से किसी भी पैनल, मतलब फर्स्ट को तो नहीं, सेकंड और थर्ड में से कोई भी बना सकते हो। मैं सेकंड के लिए जा रहा हूं। आप लोग सेकंड पैनल एक बार दोबारा बना लें। एडी, एएस, वाई, पी, वाई एन, पीई। इसको मैं ए नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं। उतारिए सब लोग। यू नीड टू किल दिस वन लाइक अ बॉस। ये अगर समझ आ गया ना, तो आगे जो 3 एप्लीकेशन है, मॉनेटरी एक्सपेंशन, फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन एंड सप्लाई शॉक, यूं कर दोगे आप। और अगर ये समझ नहीं आया तो फिर आप किताब लेके बैठे रहो, कुछ समझ नहीं आना आपको वो। आइए शुरू करते हैं। मैं आपको जरा देसी तरीके से सिखाता हूं इसको। सपोज आपका एक्सपेक्टेड प्राइस था 4 रुपए, एक्चुअल प्राइस निकला 5।
ठीक है, आपका एक्सपेक्टेड प्राइस क्या था 4, एक्चुअल प्राइस कितना आ चुका है 5। जैसे आप पूरा कर लोगे ना, एप्लीकेशंस भी कर लोगे, तो और बेहतर आपको समझ आ जाएगा कि कब ये सिचुएशन होती है, कब वाई एन और वाई सेम नहीं होता। फिलहाल तो हम एज्यूम कर रहे हैं दे आर नॉट सेम। जब आप पूरा घूम जाओगे, पूरा तीनों एप्लीकेशन कर लोगे, तो आपको ये भी पता होगा कि कब ये बराबर नहीं होते। आइए मीडियम रन में ये कैसे बराबर हो जाएंगे, अभी हम उस प्रोसेस पर ध्यान लगाते हैं। डू यू गाइस अग्री कि P इज लेस देन PE? राइट, P is less than, or rather P is greater than PE. Don't you think wage setters will expect prices to rise? आप सोचिए, मेरी बात समझिए। सर इन द शॉर्ट रन y इज चेंजिंग और yn इज चेंजिंग। मेरा बच्चा yn इज फिक्स्ड, it is the y which can be equal to yn, which can be more than yn, which can be less than yn. But in short run, medium run, अभी प्रूव करूंगा, y shall always equal yn. आइए इसको समझते हैं दोबारा। सो इस डायग्राम में क्या आप मानते हो P is greater than PE? Yes. तो डोंट यू थिंक एज अ बेस सेटर आपने पहले क्या प्राइस एक्सपेक्ट किया था 4, निकला कितना 5। सो वेज सेटर्स विल, मैं ऐसे कर देता हूं, विल रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस अपवर्ड। भाई आपने 4 सोचा, निकला 5, तो अगली बारी आप 4 सोचोगे या 4 से ज्यादा? ज्यादा। तो अब सपोज आपने कहा जी एक्सपेक्टेड प्राइस मेरे हिसाब से बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने सोचा था 4 होगा एक्सपेक्टेड प्राइस, निकला 5। तो अगली बारी जब आप एक्सपेक्ट करोगे, दूध का वो क्या कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, वही वटेवर जो भी है। ठीक है, तो आपका एक एक्सपीरियंस ऐसा हो चुका है कि आपने 4 एक्सपेक्ट किया था, निकला 5, तो आप अगली बारी ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने वाले हो, उतना नहीं करने वाले। अब आपको पता है अगर पीई बढ़ा तो एएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। प्रॉपर्टी अभी करी थी हमने। सोचो आप वे सेटर हो, आपने सोचा था 4 रुपए निकलेगा प्राइस, निकला 5, तो आप अगली बार अब रिवाइज करोगे एक्सपेक्टेशन प्राइस की, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ाओगे। आपने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ा, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ा तो आपको मालूम है क्या होने वाला है, आपका एएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। सपोज आपने न्यू पीई जो माना वो 5 माना, तो आपका एएस कर्व यहां से पास हो गया। You could have assumed it to be 4.2, 4.3, 4.5, 5, 6, लेकिन यहां पर हम 5 मान लेते हैं, तो इसलिए 5 से पास कर दिया उसको। अब आप बताओ आपका इक्विलिब्रियम कहां है? सी। भाई लोग सी पर भी, डोंट यू थिंक एट सी y1 इज ग्रेटर देन yn? इसका मतलब क्या है? P इज ग्रेटर देन PE। और आप डायग्रामेटिकली भी देख सकते हो, अब का प्राइस आ गया 6। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था? सर मैंने तो 5 एक्सपेक्ट किया था, आया कितना 6। अगेन यही वाली बात आ जाएगी, वे सेटर्स विल रिवाइज देयर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस अपवर्ड। उसकी वजह से अगेन ये पॉइंट आ जाएगा, पीई बढ़ेगा, उसकी वजह से अगेन एएस कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड, एंड दिस प्रोसेस माय डियर फ्रेंड्स शैल कंटिन्यू टिल पॉइंट डी, वेयर y, आप लिख सकते हो एट डी y इज इक्वल टू वाई एन और p इज इक्वल टू PE. Here the process stops. So that's the conclusion. Under medium run, y shall always equal yn. Y will definitely equal yn, always, come what may. बोलिए जी, क्लियर? जो लोग घर बैठे बेटा बताइए, जिनको भी डाउट है प्लीज गो हेड, आई एम वेटिंग। कम कम कम। पेज नंबर 20 और 21 पर इसके एक्सप्लेनेशन हमने पूरी दी हुई है, बढ़िया से 10 पॉइंटर्स दिए हुए। तो अब आपको दोबारा 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा, पर अब की ब्रेक में पहले पढ़े थे 1 से 10 पेज आपने, जिसमें आपने डाउट्स ले लिए थे। अब आपने पढ़ने पेज 11 से 21।
और फिर उसके डाउट्स लेने हैं मेरा बेटा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 में अब 3 एप्लीकेशंस रह गई हैं, बाकी चैप्टर 7 इज ओवर। हम फिर ब्रेक के बाद करते हैं। क्लियर? तो 11